नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारियां आपको मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, गुदा रोगों से हर एक वर्ग प्रभावित है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो, किशोर हो, प्रौढ़ हो या वृद्ध हो, क्योंकि स्वाभाविक है कि गुदा के रास्ते का हमें इस्तेमाल करना है। तो आज हम दोस्तों बच्चों में होने वाले किस प्रकार के एंडोरेक्टल प्रॉब्लम हो सकते हैं, पैखाने के रास्ते की जो दिक्कतें हो सकती हैं वो किस प्रकार से हो सकती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों में ख़ासतौर से जो मेनली 12 साल के नीचे हैं, 12 साल के नीचे के जो बच्चे, चाहे वो 6 महीने के हों, 1 साल के हों, 2 साल, 3 साल, उनमें भी समस्याएँ आती हैं। अलग अलग कैटेगरी की दिक्कतें आती हैं। उसमें किस प्रकार से डायग्नोस किया जाता है, क्या किया जाता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। यानी कि अगर बच्चों में दिक्कत आ रही है, पैखाने के रास्ते से ब्लड आ रहा है, दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तो वो किस प्रकार का समस्या हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बच्चों में होने वाले गुदागत रोग के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बच्चों में जो एनोरेक्टल डिसऑर्डर आते हैं, पैखाने के रास्ते की जो संबंधित परेशानियाँ आती हैं, उसमें जो पहला कहा जाता है ब्लीडिंग का। स्वाभाविक है, बच्चे नासमझ होते हैं, छोटे हैं, उनकी दिनचर्या भी ठीक नहीं होती है, खिलाना पड़ता है अपने हिसाब से। यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने बच्चों का किस प्रकार से ख्याल रखते हैं और बच्चे क्या खा रहे हैं। बच्चे जो खा रहे हैं उसी से उनके मल का निर्माण होता है। कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं तो उनको समस्या होती है, कुछ अगर जिनमें पोषक तत्वों की खास तौर से कमी होती है उनमें भी समस्याएं आती हैं। लेकिन जो स्वस्थ होते हैं बच्चे, उनमें भी कभी कभी उस प्रकार की समस्या आती है। इसका कारण क्या है, किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं बच्चों में, उसमें कॉमन होता है, स्वाभाविक होता है कि हल्का फुल्का या कभी कभी किसी बच्चों में ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या होती है शौच करने के दौरान। ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो भी समस्याएं आती हैं ये शौच के दौरान ही आती हैं या शौच के बाद आएंगी बच्चों में, क्योंकि स्वाभाविक होता है कि बच्चों में एक हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन भी क्रिएट होता है। पानी नहीं पीते हैं बच्चे या जो भी भोजन खाते हैं। अभी तो आज का युग ऐसा है कि केवल फास्ट फूड और उस प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन ज़्यादातर बच्चे कर रहे हैं। जिद, माता पिता उनकी जिद को पूरा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उनके मल का जो निर्माण है वो उसी हिसाब से होगा। पानी कम पिएंगे तो मल मृदु नहीं होगा, स्नेह युक्त भोजन नहीं करेंगे तो स्टूल हार्ड होगा। ऐसे में गार्जियन जो पेरेंट्स हैं वो भी उनके सोच के ऊपर ध्यान देते हैं। बच्चा गया है टॉयलेट तो उनके बच्चों के टॉयलेट के ऊपर ध्यान दें, उनके मल का स्वरूप कैसा आ रहा है। अगर वो सोच में स्ट्रेन कर रहे हैं, पहले तो बच्चे समय से जाते नहीं, इसलिए उनको एक रूटीन बनानी चाहिए कि वो सोच में जाएँ, समय से जाएँ, आराम से बैठें, हल्का स्ट्रेन करें, ज़्यादा जोर ना लगाएं, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट होती है वो सब जोर लगाने की वजह से ही होती है। कुछ बच्चों में जो जन्मजात होती है या आगे चल के कुछ क्रिएट होता है, उसमें एनल पॉलिप होता है जहाँ पे सीवियर ब्लीडिंग होती है। एनल पॉलिप रेक्टल पॉलिप बोलते हैं, यानी कि भीतरी का मस्सा है कि जिसमें कि केवल ब्लड ही, उसमें ज़्यादातर ब्लीडिंग ही आती है और कोई समस्या उसमें नहीं आती। बहुत होगा तो बर्निंग सेंसेशन आएगा, लेकिन जो खून की मात्रा है दोस्तों वो एक बार में ज़्यादा मात्रा में वो ब्लड आ सकता है। कभी कभी वो रेक्टल पॉलिप जो है, एनल पॉलिप जो है, शौच करते समय वो कुछ हिस्सा उसका बाहर भी निकलता है, जैसे लटका हुआ, तो उसको रेक्टल पॉलिप, एनल पॉलिप कहते हैं। बच्चों में उस प्रकार के हिस्से, फिर जैसे वो शौच करते हैं बच्चे, शौच हो गया उसके बाद हल्का सा उसको पुश किया जाता है तो भीतर चला जाता है। ऐसी स्थिति में वो भी चीज़ में परेशान करता है। जब वहाँ पे स्ट्रेन होता है तो आएगा, पकड़ के लटकेगा, ब्लीडिंग होगी, सीवियर ब्लीडिंग होगी। तो जो सीवियर ब्लीडिंग की समस्याएं आती हैं बच्चों में वो अधिकतर रेक्टल पॉलिप, एनल पॉलिप की वजह से आती है। ऐसे में उस प्रकार की उसमें जो सामान्य चिकित्सा होती है, कभी कभी उस सामान्य चिकित्सा से आराम तो मिल जाता है, लेकिन जो पॉलिप ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, ज़्यादा डेवलप हो गया रहता है, उसकी सर्जिकल प्रोसेस यानी कि छार चिकित्सा या सर्जरी चिकित्सा ही उसमें सफल होती है, तभी वो समस्या खत्म होती है, क्योंकि वो पॉलिप जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया रहता है। तो जो बच्चों में ज़्यादा ब्लड ज़्यादा आने की जो टेंडेंसी होती है वो एनल पॉलिप की वजह से होती है। दूसरी कंडीशन आती है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि अमूमन
देखने में आता है, पेशेंट आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उसमें ज़्यादातर जो दिक्कत आती है एक 4 साल 5 साल के बाद के बच्चों की, तो उसमें एनल फिशर की प्रॉब्लम आती है। एनल फिशर ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि हिस्ट्री लेने पता चलता है कि बच्चा 2 दिन पे जा रहा है या पैखाना टाइट हो रहा है, पेरेंट्स को बताया जाता है कि हाँ उसको मोशन पे ध्यान दीजिए, बताए कैसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका स्टूल हार्ड आता है। तो ऐसे में अगर वो बच्चा कमज़ोर है, उसके मसल्स का सामान्य डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उसके एनल कैनाल ठीक से खुलता नहीं, और शौच अगर हार्ड हुआ तो वहाँ पे टीयर हो जाता है, पैखाने के रास्ते को फाड़ देता है। वो स्वाभाविक है, जब टीयर होगा तो हल्के फुल्के ब्लीडिंग, फिर दर्द, जलन, बहुत सारी टेंडेंसी आ जाएगी, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि ये कहाँ से आता है। तो उसमें सबसे ज़रूरी ध्यान देने योग्य जो बातें होती हैं, उसके कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करने का ही सबसे ज़्यादा प्रयास होना चाहिए। यानी जो बच्चों में जो सबसे ज़्यादा समस्या निकल के आती है वो एनल पॉलिप, रेक्टल पॉलिप की और एनल फिशर की, जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। और जहाँ पे बच्चा जोर लगाता है, प्रेशर देता है, ऐसी स्थिति में वहाँ पे एक घाव बनता है, एक वुंड बनता है, और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन क्रिएट करके एक सामान्य एब्सेस के रूप में निर्माण कर लेता है, या कभी कभी वो भगंदर में भी परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस निकल के आ जाते हैं जहाँ पे वो लॉन्ग ड्यूरेशन में स्ट्रेनिंग की समस्या रहती है बच्चों में। क्योंकि ऐसे बच्चे अपने जो डाइट है, उनका डाइट है बाहर की चीज़ों को ज़्यादा खाना, पानी की मात्रा कम पीना, स्नेह की मात्रा कम पीना, समय से भोजन न करना, या ऐसे भी माता पिता जो अपने बच्चों पे उस प्रकार से खास तौर से ध्यान नहीं देते हैं, जहाँ पे उनमें पोषक तत्वों की खास तौर से कमी होती है। कभी कई बच्चों में जो अगली समस्या आती है वो गुदभ्रंश, यानी कि जो रेक्टम प्रोलेप्स होता है, जो मलाशय बाहर निकल आता है, पूरा गुच्छा की तरफ बाहर निकल जाता है, वो भी समस्या बच्चों में आती है। वो समस्या स्पेशली जब मसल्स का डेवलपमेंट, सामान्य विकास बेहतर से नहीं हुआ रहता है, बच्चों में पोषक तत्वों की कमी रहती है, कमज़ोर होता है बच्चा, पैखाने में जोर लगाता है, तो ऐसे में वो चीज़ें बाहर निकल आती हैं। फिर कभी कभी वो अपने आप भीतर चला जाता है, या हल्का सा पुश करने पर वो भीतर चला जाता है, उसको गुदभ्रंश कहते हैं। तो इस प्रकार का जो रोग होता है वो स्वाभाविक रूप से एक कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसके मसल्स के पूरे डेवलपमेंट होते हैं, तो ये गुदभ्रंश वाली समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। कभी कभी मेडिसिनल ठीक हो जाता है, और कुछ ऐसी कंडीशन होती है तब उसमें रिपेयरिंग होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में ज़्यादातर तो वो सामान्य मेडिकेशन से और बचाव से ही वो ठीक हो जाता है। एनल फिशर जो समस्या आती है बच्चों में, जहाँ पे दर्द होता है, तो उसमें मेन ज़रूरी होता है कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करना। उसकी चिकित्सा बच्चों में कॉन्स्टिपेशन कैसे दूर करेंगे, हम आगे के वीडियो में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बच्चों में जो मेन समस्याएँ आती हैं, अगर ब्लीडिंग खून वगैरह ज़्यादा आ रहा है तो एनल पॉलिप, रेक्टल पॉलिप हो सकता है, या कभी कभी फिशर की कंडीशन जहाँ पे वो टीयर होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, वहाँ से भी कभी कभी ज़्यादा मात्रा में ब्लड आ जाता है। तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट, जब आप एनोरेक्टल डिपार्टमेंट में जाएंगे, 400 चिकित्सक से दिखाएंगे, तो वो एग्जामिनेशन करेंगे और अपने हिसाब से फिर वो डायग्नोस करेंगे, तब उसकी चिकित्सा होगी और आपके बच्चे का वो रोग ठीक होगा। किसी न किसी कंडीशन में कहीं ना कहीं से एनल कैनाल पे जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है खान पान की वजह से, तभी इस प्रकार की डेवलपमेंट आती है। बच्चों में सामान्य काज है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक है कि ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। तो ऐसे में बच्चों के ऊपर ध्यान देना है, उनके खाने पर ध्यान देना है, और हर एक माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि उनके मोशन पे भी ध्यान देना है। यानी कभी कभी आप उसके मोशन को, टॉयलेट में जा रहा है बच्चा, उसको चेक करें, देखें कहाँ खड़ा है, जोर लगा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, इस पर ध्यान देने योग्य जरूर चीज़ें हैं, क्योंकि वहीं से वो स्टार्टिंग होती है। अगर शुरुआत में ही ये चीज़ें अगर संभल जाए, बच्चों को उस प्रकार से मैनेज कर लिया जाए, बता दिया जाएगा नहीं बाबू जोर नहीं लगाना है, ऐसे नहीं करना है, आराम से शौच में बैठना है, इस प्रकार से खाओ, तुम पैखाना आराम से हो जाएगा। प्रतिदिन यानी कि रेगुलर उसको एक रूटीन बना देना है कि वो टॉयलेट में जाए, बैठे, और सुबह का ही रूटीन बनना चाहिए, क्योंकि वो जो रूटीन बनेगा उससे उसका अपान वायु नीचे की ओर गति करेगा और मोशन उसका ठीक होगा। आराम से जब साफ होगा तो एनोरेक्टल डिसऑर्डर उसको आएंगे ही नहीं, और आगे भविष्य में उसको जल्दी कोई समस्या नहीं होगी। तो इस प्रकार की जो अवेयरनेस है दोस्तों, खासतौर से बच्चों जो चाइल्डहुड से, बचपन से जो स्टार्टिंग हो जाती है, उसमें जिम्मेदारी बनती है माता पिता की, गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है कि उनको जज करें। जैसे हम खाने पर ध्यान दे रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या खा रहा है, उसी प्रकार से हमको उसके मोशन को भी चेक करना है कि उसके मल का स्वरूप कैसा है, साफ़ हो रहा है, पेट नहीं साफ़ हो रहा है, पैखाना आ कैसा रहा है, कहीं बच्चा जोर तो नहीं लगा रहा है। तो उसी प्रकार की टेंडेंसी इसमें आती है।
बच्चों में ज़्यादातर समस्या इसी प्रकार से आती है। और दोस्तों, किसी प्रकार की अगर इस प्रकार की बच्चों की समस्या हो तो आप एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें। अपने मन से उसकी चिकित्सा आप कदापि ना करें। हाँ, कुछ सावधानियाँ ज़रूरी होती हैं, उनको आप जज कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट से मिले, चिकित्सा उनके अनुसार करें। तो दोस्तों, आज का जो विषय था, बच्चों में एनोरेक्टल डिसऑर्डर किस प्रकार के हो सकते हैं, इसके बारे में आप जान गए हैं। अगर इस विषय से संबंधित या किसी विषय से संबंधित कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको विषय अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को, अपने जानने वाले लोगों को शेयर करें, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का जो विषय है यही समाप्त होता है। नमस्कार।